राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हामिद अंसारी अपना 87वां जन्मदिन मना रहे हैं। वह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे व्यक्ति बने जो लगातार दूसरी बार इस पद के लिए निर्वाचित किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, ताकि राष्ट्र वैश्विक कारकों से ज्यादा प्रभावित न हो। रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जून में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने पर हर किसी के लिए ढेर सारे काम सृजित होंगे। आयकर विभाग ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह करीब 3500 करोड़ रुपए के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। पंजाब के पटियाला से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। धर्मवीर के पटियाला सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी शरण ने सोमवार को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक और सरकार के प्रवक्ता का प्रभार संभाल लिया। भारत चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्नेत की निंदा की। आयोग ने एमसीसी उल्लंघन पर उन्हें जारी किए गए नोटिस का जवाब मिलने के बाद अपने आदेश में कहा कि वे आश्वस्त हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया और इस तरह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। दिल्ली एनसीआर में रविवार को चली हवा ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई है। हालांकि पारा सामान्य से ऊपर रहा। हवाओं के रुख में आए बदलाव के कारण दिन के तापमान में 2 अप्रैल से बढ़त हो सकती है। माने कि 3 अप्रैल तक दिन का तापमान बढ़कर 37 डिग्री पर पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम RBI@90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने RBI के 90 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया और आज अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आज अपने अस्तित्व के 90 वर्ष पूरे कर एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गया है। आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है। आरबीआई ने अपने 90 इयर्स पूरे किए हैं। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। और इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम है। और इसके लिए जैसा आप लोगों का मंत्र है
आरबीआई को तेज ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस करना है। मैं आरबीआई को उसके लक्ष्यों और संकल्पों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी काफी हद तक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। मुझे याद है, मैं जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। साथियों, देश के लिए जरूरी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने के लिए हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को उसके आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी होगा। और इस आवश्यकता के बीच आज कई मोर्चों पर चुनौतियां भी है। एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों ने बैंकिंग के तरीकों बदला है। पूरा तरीका बदल गया। बढ़ती डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था में साइबर सिक्योरिटी की भूमिका बहुत अहम हो गई है। फिनटेक में होने वाले नए इनोवेशंस बैंकिंग के नए तरीके बनाने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव जरूरी है, इस पर हमें सोचना होगा। इसमें हमें नए फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड बिजनेस मॉडल्स की आवश्यकता हो सकती है। ग्लोबल चैंपियंस की क्रेडिट जरूरतों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक की जरूरत को, कटिंग एज सेक्टर से लेकर ट्रेडिशनल सेक्टर्स तक की जरूरतों को हम पूरा कर सकें, ये विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। विकसित भारत के बैंकिंग विजन के इस पूरे अध्ययन के लिए रिजर्व बैंक बहुत उपयुक्त संस्था है। आपके ये प्रयास 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत अहम होंगे। एक बार फिर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनपद हाथरस में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी ने जनता से संवाद किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथरस की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां की जनता से आह्वान करने आया हूं। वहीं उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की चर्चा की और कहा कि प्रदेश में सरकार है तो राज्य में सुरक्षा का माहौल भी है और विकास भी हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हाथरस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि प्रधान जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल और अन्य सहयोगी दलों से जुड़े हुए हमारे अध्यक्षगण और उपस्थित हाथरस के सभी प्रबुद्ध जन, बहनों और भाइयों, यहाँ पर पूज्य संत जन भी हैं, उनको भी और दाऊद जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये धरती हाथरस हमारे ब्रजमंडल का प्रवेश द्वार माना जाता है।
और जब मैं इस पूरे क्षेत्र की बात करता हूं तो मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जिस कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत की बात कही, वह आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र के लोगों ने हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, यहां के लोगों ने सैकड़ों वर्ष पहले उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। जब हमने प्रदेश में प्रत्येक जनपद की उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी नीति बनाई, तो उसके पीछे अलीगढ़ का हार्डवेयर था, उसके पीछे मुरादाबाद के पीतल की कारीगरी थी, उसके पीछे आपके हाथरस की हींग भी प्रोसेसिंग के भी कार्यक्रम उसके पीछे था, उसके पीछे फिरोजाबाद का ग्लास की आइटम भी थी। ये सभी चीजें थी, यानी हस्तशिल्प और हुनर हमारे डीएनए का हिस्सा था। और यहां पर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के माध्यम से सामाजिक स्वावलंबन का जो उदाहरण यहां के आपके पूर्वजों ने प्रस्तुत किया, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं उन सबको भी नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है। इसमें धर्माचार्य भी हैं, शिक्षक भी हैं, चिकित्सक भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, व्यापारी भी हैं, अलग अलग तबके से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन हैं जो समाज के अलग अलग तबके को नेतृत्व देते हैं। और चुनाव शुरुआत करने के पूर्व हम लोगों ने प्रबुद्ध जनों को इसीलिए आह्वान करने के लिए आप आए हैं कि आप लोग चुनाव की बागडोर अपने हाथों में लेकर के और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए मोदी जी को उत्तर प्रदेश की 80 मनकों की हार को उपलब्ध कराने में आपका योगदान बन सके, इसके लिए हाथरस के योगदान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच आया हूं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने विधानसभा चुनाव में हमारे सभी विधायक प्रत्याशियों को यहां से विजयी बनाकर के भेजा। मैं आया था उस समय, अंजुला माहौर जी के प्रचार में आया था, वीरेंद्र राणा जी के लिए आया था, छर्रा में भी मैं आया था, और इन सभी प्रत्याशियों के लिए मैंने उस समय अपील करने के लिए मैं आया था। और मैं आपका आभारी हूं कि आपने उस समय अपना आशीर्वाद दिया था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आज प्रदेश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है तो सुरक्षा का माहौल भी है ना, विकास भी हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जमीनी धरातल पर उतर रही। और देखिए, सरकार आती है तो कैसे कार्य होती है, सबके मन का कार्य कैसे, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजनाएं। धर्माचार्यों के लिए क्या चाहिए, उनके लिए चाहिए पीढ़ियां खप गई और एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो जाए। आ गए ना रामलला, जिसके लिए पीढ़ियां तरस रही थी, उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम हुआ। और अयोध्या में रामलला का विराजमान होना एक और दूसरी तरफ अयोध्या का जो एयरपोर्ट का नामकरण है वह महर्षि वाल्मीकि जी के ही नाम पर है। मैं केवल आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आपको अभी से लगना है, अभी से कार्य के साथ जुटना है। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पावन धरा को, दाऊ जी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबके प्रति आगामी जो पर्व और त्योहार हमारे आने जा रहे हैं, वासंतिक नवरात्रि भी है और रामनवमी भी है, तो इसकी मैं हृदय से आपको शुभकामना देता हूं। और इस दौरान हम लोग चुनाव प्रचार के लिए आपके बीच में आएंगे। आप सबका आशीर्वाद अनु वाल्मीकि को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे भारत में उत्तराखंड का नाम हो रहा है। हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं सुरक्षित परीक्षा कराई जा रही है। साथ ही महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा की 5 सीटों के लिए राज्य में मतदान होना है और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। भाइयों बहनों, 2 वर्षों में आपने उत्तराखंड में हमारी डबल इंजन सरकार बनाई थी। आपके एक वोट की ताकत है। आज भारतवर्ष में हमारा नाम हो रहा है, तेजी से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने पिछले 2 सालों में बहुत निर्णय भी लिए, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण जो मामले हैं उनमें भी हम आगे बढ़े हैं। हमने राज्य के अंदर जो चुनाव के दौरान हमने उत्तराखंड की जनता से एक वायदा किया था, एक संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। भाई बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है, यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बना दिया है। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको हमको अपनी स्वीकृति दे दी है। नकल विरोधी कानून हम लेकर आए। हमारी महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। 1,25,000 हमारी सब बहनों को हम लखपति बनाने का पूरे प्रदेश के अंदर हमने लक्ष्य लिया है। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना में 55 लाख से ज्यादा लोगों के हमने कार्ड बना दिए हैं। वृद्धावस्था पेंशन, पहले आपको पता होगा, घर में अगर 2 बुजुर्ग होते थे तो 2 बुजुर्गों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। अब हमने दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी है और पेंशन पहले 1200 मिलती थी, हमने 1500 कर दी है। एक हमने चुनाव में कहा था कि हम जो है राज्य में जो गरीब परिवार है, हमारी गरीब बहनें हैं, हम उनको सुविधा देंगे नई सरकार बनेगी तो। मुझको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों से नई सरकार के गठन होने के बाद हम 1,82,000 परिवारों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर भरकर दे रही है सरकार। ये मुख्य योजना हमारी जारी है। होम स्टे योजना हमने चालू की है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों पर बड़े स्तर पर निर्माण के कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे यही बगल में ये हमारा जो रामगंगा से कपकोट को जोड़ने वाला, नाचनी से जोड़ने वाला, कपकोट विधानसभा को जोड़ने वाला जो झूला पुल है, ये 13 वर्षों से पहले से जो है आपदा में ये बह गया था, ये पुल बह गया था और अब रामगंगा में 110 मीटर पुल जल्दी बनने वाला है। इसके लिए हमने स्वीकृति दे दी है। भाई बहनों, एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ बेरीनाथ से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला पुल भी हम बना रहे हैं, जो उससे 30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सड़कों के बारे में अभी अजय टंटा जी ने बताया, मोबाइल टावरों के बारे में बताया। धीरे धीरे हम सारे ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मुंशियारी के लिए हल्द्वानी से हमने हवाई सेवा शुरू कर दी है। हवाई जहाज से सीधे मुंशियारी जाएंगे। पिथौरागढ़ से हमने देहरादून, पिथौरागढ़ से दिल्ली की सेवा भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जिससे आप सब लोगों को यहाँ सुविधा होगी। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड में आगे होगा। और हमने कोई भी बात मोदी जी से करी है। हमारे अजय टंटा जी ने कभी भी कोई बात के लिए हम लोग गए हैं, हमने कहा कि हमारे लिए रेल चला दीजिए, हमारा मेडिकल कॉलेज बना दीजिए, हमारे को जो है सड़कों की स्वीकृति दे दीजिए, हमको जो है कोई स्वास्थ्य की सेवा दे दीजिए, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। भाई बहनों, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमको स्वीकृति दी है। अब हम सबकी बारी है। हम सबकी बारी है कि 10 सालों तक जो मोदी जी ने तपस्या की है देश के लिए, अपना एक एक पल लगाया है। देखिए 18 घंटे 20 घंटे बिना सोए बिना खाए वो लगातार काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? इसलिए हमें इस बार फिर से उत्तराखंड की पांचों सीटें, इन 5 सीटों पर कमल खिलाकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। रिमांड खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था, जहां जांच एजेंसी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसी कड़ी में वरिष्ठ आप नेता जैस्मीन शाह ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा
सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी बीच कथित शराब घोटाले को लेकर हुई सुनवाई में पहली बार सीएम केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आया है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जो रिमांड कस्टडी खत्म हुई, तो उसके बाद ईडी के सामने की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनको 11 दिन की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल जी से क्या हासिल हुआ, क्या सबूत हासिल हुआ, क्या कुछ उन्हें मिला जिसके लिए उन्होंने 11 दिन तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लिया, उनसे पूछताछ करी। और जब ये 11 दिन की रिमांड कस्टडी खत्म हुई तो हैरान करने वाली ये बात है कि ईडी ने कोर्ट के सामने ये अपना पक्ष रखा कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डालिए, जुडिशियल कस्टडी में डालिए, न्यायिक हिरासत में डालिए। अब ये समझने वाली बात है, ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है, 9 समन्स भेजे, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। पीएमएलए ऐसा कानून है जिनमें उनको पता है कि ईडी के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, एक बार आपको जेल में डाल दिया तो तब तक वो व्यक्ति जेल में रहता है जब तक ईडी खुद नहीं कहती है कि हां जी इनको बेल दे दीजिए। पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था, मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। आम आदमी लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान आप उनको जेल में डाल दो। तो इससे पूरी ईडी की मंशा मेरे ख्याल से आज साफ हो जाती है कि कैसे उन्होंने कोर्ट के सामने जुडिशियल कस्टडी मांगी और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। जुडिशियल कस्टडी का मतलब समझिए आप, जुडिशियल कस्टडी में उस व्यक्ति को डाला जाता है जिसको फ्लाइट रिस्क माना जाता है, या फिर कहा जाता है कि नहीं ये विटनेसेस को टैंपर करेंगे या प्रूफ को टैंपर करेंगे। अरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, 2 साल पुराना केस है, आपको जितनी छानबीन करनी थी आपने सब कुछ कर लिया। क्या बैठे हुए मुख्यमंत्री फ्लाइट रिस्क है? तो मकसद साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को जैसे तैसे करके लोकसभा चुनाव में प्रचार ना करने दिया जाए। सारी पूछताछ के कोऑपरेशन के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूछताछ से कोऑपरेट नहीं करूंगा। 11 दिन तक आपने पूछताछ कर ली, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब आपने ये खेल करना शुरू कर दिया। एक मकसद था आपका कि अब कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। और दूसरी तरफ इनको यह लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो इनके सारे विधायकों को डरा कर धमका कर तोड़ देंगे और इस तरह से राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। तो ये भाजपा की जो रणनीति है, ईडी ने आज जो कोर्ट में बात रखी और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जो अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, इससे इनकी रणनीति साफ हो जाती है। कल जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में देश ने देखा, देश के तमाम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से पूरी आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, हर एमएलए, हर मंत्री, हर सांसद, हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, और उतना ही नहीं, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, इंडिया अलायंस के तमाम बड़े बड़े नेता जैसे कंधे से कंधे मिलाकर इस चीज के लिए खड़े हुए थे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्याय हुआ है। अब कल से जब ये दृश्य पूरी देश ने देखे और उनको दिख गया कि यहां पे एक अरविंद केजरीवाल नहीं है, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल हैं। सैकड़ों ऐसे नेता हैं कि एक अरविंद केजरीवाल को आप जेल में बंद करोगे, बाकी सारे अरविंद केजरीवाल उनकी जगह लेंगे। और अब मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी। अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो, तभी इनका नाम आज आया है। पंजाब के पटियाला से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी नेता पवन खेड़ा, पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने
धर्मवीर गांधी का पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर धर्मवीर गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही। आज आपके सामने हमारे पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, पंजाब के पीसीसी प्रेसिडेंट राजा वड़िंग जी, पंजाब के हमारे सीएलपी लीडर बाजवा साहब, प्रताप सिंह जी और हमारे विशेष मेहमान धर्मवीर गांधी जी, जिनके नाम में गांधी हो, उनके विषय में उससे ज्यादा कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये पूर्व सांसद हैं, आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मवीर जी पटियाला से 2014 में माननीय सांसद के रूप में जो वहाँ पर परनीत कौर जी चुनाव लड़ी थी, उनके अगेंस्ट लड़कर एक अच्छे मार्जिन से उस समय सीट जीती थी। 2016 में आम आदमी पार्टी से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अपनी पार्टी बनाकर 2017 में कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी का गठन किया। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक सोच के साथ जो सभी को साथ लेकर चलने की, एक सुचिता की राजनीति करने की हमेशा जो पक्षधर रही है, आज धर्मवीर गांधी जी उसी सुचिता के रास्ते पर अपने विचारों को साथ रखकर वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं विधिवत रूप से आदरणीय धर्मवीर गांधी जी का स्वागत करता हूं। थैंक यू। पत्रकार साथियों और मंच पे विराजमान हमारे बहुत ही माननीय पवन खेड़ा जी, पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग जी और पंजाब सीएलपी के लीडर प्रताप सिंह बाजवा साहब और बहुत से और महानुभाव जो मेरे साथ पंजाब से आए हैं, जिनमें एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। एक ऐसी पार्टी जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भारी योगदान दिया और बाद में नए भारत के निर्माण में पंडित नेहरू जी की जो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी, साइंटिफिक टेम्पर था, जो उन्होंने जो हर क्षेत्र में जो हिंदुस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाया, उनको मजबूत किया, आर्थिक प्रगति की और देश में एक नई ऊर्जा आज़ादी के बाद पैदा की। तो इस परिसर में आकर हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। और जब 2011, 12, 13 में जो अन्ना आंदोलन चला, तो मेरे को ऐसे लगा कि जब सारी दुनिया सड़कों पे है, हवा का एक नया ठंडा झोंका आया है, देश बदल रहा है, समाज बदलेंगे, देश बदलेंगे, नई राजनीति करेंगे, एक लोगों की बात करेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी, स्वराज होगा और एक नई राजनीति शुरू होगी, पारदर्शी राजनीति का युग आया है। तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके आई जस्ट ज्वाइंड द पार्टी, आम आदमी पार्टी। पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि आम आदमी पार्टी इज़ नॉट द पार्टी ऑफ माई आइडियल्स। ये मेरे आदर्श की पार्टी नहीं है। जो जहाँ चला है, जैसे चल रहा है, जिस तरह पार्टी चल रही है, कांग्रेस में तो किसी बाकी पार्टी में तो जो हाई कमांड कल्चर या वीआईपी कल्चर आने में दशकों लगे हैं, डिकेड्स लगे हैं, और यहाँ तो 2-3 साल में वो जलवा देख गया, 2 साल में जलवा देख गया। तो मैं आई सेड गुड बाई। मैं 14 में इलेक्ट हुआ और 15 फरवरी में मैंने इसको छोड़ दिया। आज जब राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो मैंने देखा कि आज ये साधारण समय नहीं है, ये असाधारण समय है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। और इस समय जिस आदमी के दिल में जमहूरियत धधकती है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति आदर है, देश का इतिहास लिखे जाने वाला है, देश ने किधर जाना है, कौन सी दिशा अख्तियार करनी है, किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। आई वांट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन 2024 इन द कमिंग इलेक्शंस। मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस। मैं जवाब दूंगा नस्लों के लिए कि जब देश को इस तरफ ले जाया जा रहा था, बांटा जा रहा था, लड़ाया जा रहा था, तबाह किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, तो गांधी कहाँ था? और गांधी इतिहास के इस मोड़ पे हिस्ट्री के सही पास से खड़ा होना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।